तो मिडिल ईस्ट में तनाव एक बिल्कुल नए और सच कहें तो काफ़ी खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। दशकों से जो एक सीक्रेट वॉर पर्दे के पीछे चल रहा था, वो अब बिल्कुल सामने आ गया है, खुले मैदान में। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर अमेरिका और इज़राइल के ईरान पर इन हमलों ने कैसे इस पूरे रीजन को एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कई सालों से हम देख रहे थे कि ईरान और उसके जो दुश्मन हैं उनके बीच ये टकराव, ये लड़ाई पर्दे के पीछे से ही चल रही थी। मतलब कभी साइबर अटैक्स हो रहे थे, तो कभी कुछ सीक्रेट ऑपरेशंस या फिर प्रॉक्सी वॉर्स। लेकिन अब वो सब कुछ बदल गया है। एकदम से डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ने इस शैडो वॉर को, मतलब जो छाया युद्ध था, उसे अब एक खुली जंग में बदल दिया है। हमलों के ठीक बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आता है और वो कहते हैं कि ये ऑपरेशन बहुत सफल रहा। अब देखिए, ये सिर्फ एक असेसमेंट नहीं था। ये बयान असल में इस जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन की गंभीरता और इसके पीछे जो मजबूत पॉलिटिकल विल थी, उसको भी दिखाता है। अच्छा, ये सब हुआ कैसे? इस पूरे घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कोई एक दिन का हमला नहीं था, बल्कि कुछ ही दिनों के अंदर ये संकट इतनी तेजी से बढ़ा कि इसने पूरी दुनिया को सच में चौंका कर रख दिया। जरा इस हमले के स्केल और इसकी सटीकता को देखिए। ये वाकई में हैरान करने वाला था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो दिल है, यानी फोर्डो और नतान्स, जो उसके सबसे सुरक्षित ठिकाने माने जाते हैं, उन्हें निशाना बनाया गया। और इसके लिए अमेरिका और इजराइल ने अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। लेकिन इन हमलों का असर सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही सीमित नहीं था। जमीन पर जो हकीकत थी और इन हमलों की जो मानवीय कीमत चुकानी पड़ी, वो कहीं ज्यादा बड़ी और दर्दनाक थी। जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं, उनके मुताबिक 430 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 430 से ज्यादा जिंदगियां हैं, परिवार हैं, जिनकी कहानियां इन हमलों में खत्म हो गईं। और मरने वालों के अलावा करीब 3,500 लोग घायल भी हुए, और इनमें सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि आम नागरिक भी शामिल थे। इन हमलों ने मतलब पूरे के पूरे समाज पर एक बहुत गहरा और शायद कभी ना भरने वाला जख्म छोड़ा है। इससे अंदाजा लगता है कि ये हमले कितने बड़े पैमाने पर किए गए थे। निशाना सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स नहीं थी, बल्कि ईरान की मिलिट्री और सरकारी ताकत की, कह सकते हैं, रीढ़ तोड़ने के लिए एयरबेस, सरकारी मंत्रालय और मिसाइल ठिकानों जैसे कई जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया गया। अब इन हमलों के बाद पूरी दुनिया जैसे दो हिस्सों में बंट गई। कुछ देश इसकी निंदा कर रहे थे, तो कुछ अमेरिका और इजराइल का समर्थन। और इसी के साथ एक बहुत ही खतरनाक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई। यहां पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलते हैं। एक तरफ था ईरान, जिसने फौरन जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और कुछ मिसाइलें दागी भी। और वहीं दूसरी तरफ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, जो शांति की अपील कर रही थी और कह रही थी कि बातचीत से हल निकाला जाए। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब ये कि हम एक नए और सच कहें तो कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में आ गए हैं। जो दशकों से शैडो वॉर चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। अब ये एक खुला और सीधा टकराव है, जहां अब कुछ भी हो सकता है। और यही बात हमें एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आती है। अब आगे जो भी होगा, उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या हम एक बड़े रीजनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर डिप्लोमेसी और बातचीत के लिए अब भी कोई रास्ता बचा है? देखिए, तीन चीजें हैं जिन पर हमें खास तौर पर नजर रखनी होगी। पहली, अमेरिका का रोल। क्या अमेरिका आगे भी मिलिट्री एक्शन लेगा? दूसरी, कूटनीतिक कोशिशें। क्या बातचीत से कोई हल निकलेगा, खासकर तब जब ईरान कह रहा है कि वो हमलों के बीच बात नहीं करेगा? और तीसरी और सबसे जरूरी बात, एस्केलेशन का खतरा। मतलब क्या यह संघर्ष काबू से बाहर होकर एक बड़ी जंग में बदल सकता है? तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही अहम होने वाले हैं। ये एक बहुत ही नाजुक और तनाव भरा मोड़ है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। उम्मीद बस यही है कि शायद डिप्लोमेसी इस संकट को टाल दे और एक बड़े युद्ध को रोका जा सके। पूरी दुनिया की नजरें अभी इसी पर टिकी हुई हैं।